नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सियासत के पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही हकीकत में होते देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 4 दशक का जीवन परिचय कुछ ऐसा ही है कि जहां पर वो 2 पारियां खेल चुके हैं, एक संघ में तो दूसरी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और तीसरी में नरेंद्र मोदी नाबाद है। 1974 से 2014 तक संगठन से सरकार में मोदी ने जो कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की वो बीजेपी के आज अपराजय स्वरूप का अहम हिस्सा है। गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के कामकाज को एक मॉडल कहा जाने लगा, जिसे गुजरात मॉडल के नाम की ब्रांडिंग मिली। गुजरात मॉडल के प्रेजेंटेशन ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। यूपीए 2 के दौरान नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल वो स्केल बन गया जिसके आधार पर दूसरे राज्यों का विकास मापा जाने लगा। गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा हुई कि मोदी 2014 के आम चुनाव के लिए पीएम का चेहरा बनकर उभरे। गुजरात मॉडल की चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी गुजरात में किया उसकी फसल वो आज काट रहे हैं, और यही वजह है कि गुजरात मॉडल की चमक आज तक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए थकते नहीं हैं। આજે ગુજરાતના મોડેલની ચર્ચા ચાલે છે, ચાહે સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, ગુજરાતના લોકો દેશની સામે એક બહેતરીન મોડેલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે। आज गुजरात विकासना अनेक मापदंडों खूब आगळ छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण बीते साल दिसंबर महीने का है, लेकिन गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री जब मौका मिलता है करते रहते हैं। दरअसल 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले 10 सालों तक बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के जरिए गुजरात में आए बदलाव को गुजरात मॉडल कहा गया। अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतिहास के उस दौर में गुजरात के भविष्य से लेकर भेष और निवेश में आए बदलाव को ही गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया। वहीं अगर एक व्यक्ति उस बदलाव की धुरी हो, वो जो इस बदलाव का सूत्रधार हो, तो उसे संघर्ष से भी होकर गुजरना होता है, और ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने गुजरात में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में किया। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का सारांश कुछ इस तरीके से है। पहला ये कि प्रधानमंत्री गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि उस दौर में केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार हुआ करती थी। तीसरा ये कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि गुजरात के विकास से देश का विकास होगा। चौथी ये कि गुजरात में सहयोग की बजाय केंद्र की कांग्रेस सरकार गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने का काम करती रही। और पांचवा ये कि गुजरात ने निवेशकों को आकर्षित किया तो कांग्रेस सरकार ने निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को धमकाने का काम किया। यहां पर पीएम मोदी का एक शब्द इस बात पर जोर दे रहा था कि राज्यों के विकास के साथ ही देश का विकास होता है, लेकिन राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार होना परेशानियां पैदा करती है।
और ऐसे में यहां पर डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। डबल इंजन यानी कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार होना, ताकि बिना किसी सियासी सिरदर्दी के विकास कार्य का काम पूरा किया जा सके। इसको समझने के लिए आरबीआई की एक रिपोर्ट आपको समझनी होगी, जहां पर नए निवेशों के टॉप 5 स्टेट का जिक्र है, यानी कि वो राज्य नंबर 5 से लेकर 1 तक की सूची में जहां पर निवेश सबसे ज्यादा हुआ है। इस रिपोर्ट में जिक्र है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 16.2% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। गुजरात में यह आंकड़ा 14% का रहा है। इसके बाद ओडिशा पर आ जाते हैं। ओडिशा में 11.8% इन्वेस्टमेंट आया। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 7.9% का रहा है। तो कर्नाटक भी इस सूची में अपनी जगह बनाता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट आया 7.3% का। यहां पर टॉप इन्वेस्टमेंट वाले 3 राज्यों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये बीजेपी शासित राज्य हैं और इन तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को CEOs ऑफ दीज स्टेट्स कहकर बुलाया जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के CEO हैं योगी आदित्यनाथ, गुजरात के CEO हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये राज्य भी किसी मॉडल पर काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इन राज्यों में किस तरीके का मॉडल खड़ा किया जा रहा है और किस राज्य का मॉडल का सबसे ज्यादा हिट नंबर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। किस राज्य का मुख्यमंत्री है CEO की पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा फिट, किस राज्य में निवेश का फ्लो क्या है और किस राज्य का भविष्य है सबसे ज्यादा स्वर्णिम। समझेंगे ये पूरी स्टोरी आज की इंडिया स्टोरी में। ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। आज गुजरात વિકાસના અનેક માપદંડોમાં ખૂબ આગળ છે। આજે ગુજરાત પોર્ટ કાર્ગો હેન્ડલ કરવામાં દેશમાં નંબર 1 છે। The government of Gujarat, under the visionary leadership of Narendra Bhai, have imbibed these very intrinsic qualities of the Gujarati community. They too form an immediate connection with the investor. आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। CEOs ऑफ दीज स्टेट्स, उन राज्यों की बात हो रही है जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया, और उसमें सबसे पहले हमें जिक्र करना होगा गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल के सबसे हिट शो यानी कि वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में बतौर CM के तौर पर की, और वो ही था प्रधानमंत्री मोदी का विजन। वो विजन जिसने प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा विनर बनाए रखा। वाइब्रेंट गुजरात जिसने प्रदेश में विकास की नींव को रखा, और ऐसे में सबसे पहले गुजरात मॉडल को आपको समझना होगा, जो गुजरात में निवेश लेकर आया है, जिसमें गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर सुधारा गया। यानी कि जो स्टेप्स होते हैं किसी भी राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उसमें सबसे पहली व्यवस्था करनी होगी कि गवर्नेंस को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो निवेश करेंगे, निवेश के लिए माहौल को मुफीद किया जाए ताकि आसानी से उनके लिए इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हो। तीसरी बड़ी बात क्या है? लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाई जाए। यहाँ से परमिशन, वहाँ से परमिशन, वहाँ पर फाइल अटकी है, इससे हामी भरवानी है,
इन चीजों को बदलवाया गया गुजरात में और इसीलिए गुजरात मॉडल यहां पर बेहतर देखने को मिला। इसके साथ ही सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जाए, यानी कि सबको यह पता हो कि हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है, अटका कहां पर है, कैसे काम आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया गया ताकि इधर उधर इन्वेस्टर को, निवेशक को भटकना ना पड़े। और ये वो मुफीद माहौल था जो गुजरात में इन्वेस्टर्स को दिया गया। इन बदलावों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक ऐसा मॉडल लागू कर दिया जो कि देश में फॉलो किया जाने लगा। वाइब्रेंट गुजरात ने गुजरात के सरकारी खजाने को भर दिया। साल 2003 का सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी, जहां पर 66,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया गुजरात में। और इसके साथ ही साल 2005 में 1.02 लाख करोड़ का निवेश आता है। फिर उसके बाद साल 2007 की तस्वीर आप देखिए, 4.65 लाख करोड़ का निवेश आया और 2009 में बढ़कर ये 12.5 लाख करोड़ हुआ। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, साल 2011 तक आएंगे तो ये आंकड़ा 20 लाख करोड़ को टच कर गया। यानी हर बीतते साल के साथ निवेश गुजरात में बेहतर होता चला गया, निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई और गुजरात में निवेश करने की ठानी। और यही था मोदी का गुजरात मॉडल। एक तरफ मोदी का गुजरात मॉडल जहां प्रदेश में विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी की सियासत को, उनकी पॉलिटिक्स को और ज्यादा मजबूत करता रहा। जैसे कि मोदी के 2 तरीके के गुजरात मॉडल का आज इंडिया स्टोरी में हम जिक्र करेंगे, जिसमें पहला मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से तैयार किया गया एक खाका, और दूसरा जिसकी वजह से, यानी कि एक तरफ इकोनॉमिक मॉडल में गुजरात में निवेश आया और जीडीपी उसकी वजह से बढ़ी, गुजरात की बेहतर अर्थव्यवस्था हुई, तो दूसरा मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल, यानी कि राजनीतिक खाका। गुजरात में बीजेपी आज तक की तारीख में अजेय बनी हुई है और गुजरात की पहली पसंद है बीजेपी की सरकार। और दूसरा फायदा पॉलिटिकल मॉडल के आधार पर यह हुआ कि कांग्रेस पूरी तरीके से गुजरात में खत्म हो गई। 2 तरीके से गुजरात मॉडल विकसित होते हुए नजर आया। मोदी के इस गुजरात मॉडल का अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें और बहुत बारीकी से इसको आपको समझाएं, तो मोदी की पंच शक्ति गुजरात मॉडल को ताकत देने का काम करती है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर मोदी की पंच शक्ति है क्या? आइए आपको ये भी समझा देती हूँ, जिसमें पहली शक्ति जिसका आज इंडिया स्टोरी में हम जिक्र कर रहे हैं वो है जल शक्ति। पानी हर किसी की जरूरत है और इसीलिए गुजरात में मोदी ने हर घर जल पहुंचाने का काम किया, पानी की व्यवस्था के, जिसने मोदी को वहां पर मजबूती दी और गुजरात मॉडल को मजबूती दी। दूसरा है ऊर्जा शक्ति, यानी किसी घर में अंधेरा नहीं हो, हर घर बिजली पहुंचे, हर घर छोटे छोटे गांव तक, कस्बों तक बिजली की खपत हो, वहां तक बिजली की सप्लाई हो। तीसरा है रक्षा शक्ति, यानी कि वहां के लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए, बेखौफ, ये समझते हुए कि कानून व्यवस्था बरकरार है, लोग घर से बाहर निकल सके। चौथी बड़ी बात ज्ञान शक्ति, यानी कि नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर किस तरीके से जोर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, जिसका जिक्र न सिर्फ मुख्यमंत्री रहते हुए तब नरेंद्र मोदी किया करते थे, बल्कि आज भी जब वो प्रधानमंत्री हैं तो स्किल डेवलपमेंट की नींव उन्होंने रखी और आगे उसको बढ़ाया। और पांचवी जन शक्ति, यानी कि आम आदमी की भागीदारी कैसे हो, हर एक व्यक्ति को लगे कि मेरा योगदान क्या हो सकता है, ये सुनिश्चित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के आधार पर गुजरात का ये विकास मॉडल तरक्की करता रहा, मजबूत होता रहा। ये था गुजरात मॉडल, जिसने गुजरात को एक नई दिशा और दशा दी। और अब हम आपको आपके ही राज्य से परिचित करवा देते हैं, वो परिचय जिसका आभास शायद आपको प्रत्यक्ष रूप से ना होता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होता होगा। कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सुबह सुबह काम पर जाते समय आप सड़कों में कुछ बदलाव महसूस करते हैं क्या? आपके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिला है, उस बदलाव को आप महसूस करते हैं क्या? आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पताल, स्कूल कितने ज्यादा विकसित हो चुके हैं, इस पर आपकी नजर जाती है क्या? आपके क्षेत्र में किसी बड़ी कंपनी का प्लांट या फिर फैक्ट्री हालिया दिनों में लगी हो, यह आपने नोटिस किया है क्या? आपके जिले, आपके राज्य में रोजगार के कितने नए अवसर पैदा हुए हैं,
इस पर कभी आपने ध्यान दिया है क्या? ये सभी मानक बताने के लिए काफी हैं कि आपका गांव, शहर कितना ज्यादा विकसित हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहां पर कितना निवेश हो रहा है। और चूंकि गांव और शहर से ही मिलकर एक जिला बनता है, जिलों से राज्य और राज्य से देश बनते हैं, और इसीलिए इस जमीनी हकीकत को भी देखना जरूरी है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर आप राज्यों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी कि विदेशी निवेश की बात करेंगे, तो आप ये समझेंगे इसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आता है। जैसे कि इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, ये डिटेल्स मेरे पास हैं। मैंने पहला जिक्र किया महाराष्ट्र का। अगर इसमें मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी, यानी कि विदेशी निवेश की बात करूंगी, तो महाराष्ट्र में है 29%। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 23% का हुआ है। गुजरात में ये 16% का आंकड़ा है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में जाएंगे तो हरियाणा में ये 4% का है, तेलंगाना में ये 3% का है, झारखंड में 1% का है, राजस्थान में 1% और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1% का। ये परसेंटेज बताती है कि कैसे ये तमाम राज्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर तत्पर हैं और विदेशी निवेश को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और विकास की राह, एक नए इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। वहीं इन राज्यों में कुल कितना पैसा आया, उसके लिए आरबीआई की इस रिपोर्ट का एक भाग आप जरूर देखिए। जैसे कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 43,180 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं गुजरात में यह आंकड़ा 37,317 करोड़ रुपए का है। ओडिशा भी इसमें पीछे नहीं है। ओडिशा में 11,810 करोड़ रुपए का निवेश आया है। महाराष्ट्र में ये 7,900 करोड़ रुपए है, तो कर्नाटक में ये 7,300 करोड़ रुपए का है। देखिए, राज्यों में पैसा आता है तो विकास भी लाता है, और इस पैसे को लाने के लिए आपके नेता क्या कुछ कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और योगी आदित्यनाथ ये ठानकर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए माहौल को मुफीद किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश का भी अपना एक विकास का मॉडल, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का मॉडल हो। दूसरी तस्वीर आपके सामने है पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचते हैं, तमाम बैठकों का वो हिस्सा होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सीईओज के साथ उनकी मुलाकात होती है और ये तय करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उनके राज्य में आए और उसकी बेहतरी के लिए पूरी प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग, तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठकों का दौर लंदन में, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पुष्कर सिंह धामी जारी रखते हैं। ऐसा ही कुछ ममता दीदी भी कर रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनकी कोशिश स्पेन जाकर नजर आती है। जब ममता बनर्जी स्पेन पहुंचती हैं और वहां पर भी ये बताते हुए कि उनके राज्य में निवेश क्यों किया जाना चाहिए, कैसे वो निवेशकों के लिए एक मुफीद माहौल को तैयार कर रही हैं, इसका जिक्र बाकायदा स्पेन में जाकर दिया जाता है, तमाम कॉर्पोरेट से मुलाकात, अधिकारियों से मुलाकात के साथ ही। इसके साथ ही सिंगापुर और जापान पहुंचते हैं एमके स्टालिन, यानी कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो भी इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले कर्नाटक के आंकड़े भी हमने आपको दिखाए थे, ऐसे ही एमके स्टालिन भी जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे राज्य इस बात का इनिशिएटिव लेके कि उनके राज्य में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, उनके राज्य में निवेश आए, और जब आरबीआई की रिपोर्ट आगे आए तो उनका राज्य भी उस फहरिस्त का हिस्सा हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश आया है और उनके विकास के मॉडल की तारीफ न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इन सभी नेताओं की कोशिश ये है कि अपने अपने राज्य के लिए निवेश लाया जा सके ताकि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो, और इन्हीं कोशिशों को किसी राज्य के मॉडल का हिस्सा बताया जाता है और इसी मॉडल को आज देश के कई राज्य भी अपना रहे हैं। अपने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन करते हैं तो कई ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर निवेश के लिए पूरी पिच को तैयार करते हैं, और इन सब की नींव डालने का काम किया था गुजरात ने, मोदी के गुजरात ने, और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आज ऐसे कई राज्य हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं।
आपने बीते कुछ सालों में देखा होगा कि किस तरीके से गैर बीजेपी राज्य देश में अपने राज्य के मॉडल को ब्रांड करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो आप दिल्ली मॉडल से इसको समझ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल कई दफा अपने राज्य में जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं और जो सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर किया गया है उसकी चर्चा हर जगह कहते हैं और करते हैं, साथ ही कि विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल हम दिल्ली में लेकर आए हैं। दूसरी बात का वो जिक्र करते हैं बिजली बिल की कटौती का, जैसे कि ये एक मॉडल है, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों तक बिजली का बिल कम से कम आए, इसके लिए हमने एक अलग से मॉडल तैयार किया है और जो आम आदमी की एक इमेज के साथ उन्होंने खुद की ब्रांडिंग लगातार की है और ये ब्रांडिंग उनकी तरफ से आज भी की जाती है। इसी मॉडल को अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में पेश करते हैं जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। ये मॉडल आइडिया भी पीएम मोदी के ही दिमाग की उपज है। पीएम मोदी का यह मॉडल आज नेशन बिल्डिंग में काम आ रहा है। देश के तकरीबन सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में मॉडल पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं और इस मॉडल पॉलिटिक्स के जरिए, इन मॉडल्स के जरिए ही राज्यों में विकास हो रहा है। राज्यों को इस मॉडल के जरिए निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को हासिल करने में सफलता मिल रही है और वहीं ये मॉडल आज देश की तरक्की का एक की फैक्टर बनकर उभरा हुआ है। इसी के साथ आज की इंडिया स्टोरी में फिलहाल इतना ही।